हाय एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, वो वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही हम आज ये तो करेंगे ही चैप्टर कवर, और कोशिश करेंगे अगर आज इस वीडियो में हम क्वेश्चंस कर पाए तो, अगर नहीं कर पाए तो पार्ट 3 में मैं पक्का क्वेश्चंस के लिए वीडियो अपलोड करूँगी। तो उसमें हम करने क्या वाले हैं, 2013 से लेकर 2024 तक के जितने भी PYQs है जो इस चैप्टर से आए हैं, साथ ही जो भी मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल पाए हैं वो भी मैं इंक्लूड कर दूंगी, तो उनको सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। प्री के पर्सपेक्टिव से तो आप इतना समझ लो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब से पेपर हुआ है ना, तब से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया नहीं है। हर बार आया है, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन आए हैं, 9 क्वेश्चन आए हैं, और मिनिमम 1-2 तो आए ही आए हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 to 6 रीडिंग आप करना, बाकी जितनी ज़्यादा रीडिंग आप करते जाओगे लक्ष्मीकांत से, उतनी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको होती जाएगी। तो इस चैप्टर का पार्ट 2 शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है अभी तक। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे ठीक है, यहाँ स्पेस है। तो हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा था प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है, तो प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, इंडेक्स है। प्रीएम्बल के बाद हमने क्या पढ़ा था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इन केस अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी है ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, साथ ही आई बटन पे मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना। उसके बाद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था सिटीजनशिप। सिटीजनशिप हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। इसके बाद अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में मेंशन है, जिनको हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। ये हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक हम लोग देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है। आज हम आर्टिकल नंबर 23 से इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो हमारा आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि हम लोगों को एक्सप्लॉइट होने से बचाता है। अगर आर्टिकल 20 की मैं बात करूँ, 22 की अगर मैं बात करूँ, तो आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब ये क्राइम होने के बाद का सीन है, क्राइम होने के बाद का है ये आर्टिकल, उसके बाद इफेक्ट में आता है। बट ये वाला जो आर्टिकल है हमारा, ये क्राइम होने से पहला, यानी कि हम लोगों को एक्सप्लॉइट होने से बचाने के लिए है ये आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। इसका मतलब क्या है, देखो पहले क्या होता था ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा भारत आज़ादी हुआ था ना, उस टाइम में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा थी। एक होता था बेगार। बेगार का मतलब ये होता है कि जैसे किसी के फादर ने किसी ज़मींदार से कोई लोन ले लिया, ठीक है, कर्जा ले लिया, बट उसका फादर वो नहीं चुका पाया, तो अब उसका फादर की जगह उसका बेटा काम करेगा ज़मींदार के लिए। बेटा भी नहीं चुका पाया तो बेटे का बेटा काम करेगा। और सिमिलरली ये प्रथा जो है ना, जनरेशन टू जनरेशन चलती जा रही थी। इसी चीज़ को बेगार कहा गया। तो इस चीज़ को इस आर्टिकल ने क्या किया, बैन किया। साथ ही जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग थी, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ये सारी चल रही थी, बेगार और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्योंकि हमारा देश ना बहुत ज़्यादा गरीबी से जूझ रहा था उस टाइम पे, जिस टाइम हम लोगों को ब्रिटिशर्स छोड़ के ऐसे चले गए थे, ठीक है। देवदासी प्रथा, तो देवदासी प्रथा क्या था ना, कि कुछ सेट ऑफ फीमेल्स को क्या करते थे, मंदिर में रखते थे भगवान जी की पूजा वूजा करने के लिए, लेकिन उनको अपनी ये ना पूरी लाइफ टाइम करना होता था, चाहे उनकी इच्छा हो चाहे उनकी इच्छा ना हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बंद किया गया। साथ ही बच्चों को लेकर, जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, काफ़ी भयंकर काम करवाए जाते थे उनसे बहुत कम उम्र में ही, तो वो सब चीज़ें भी बंद करवाई गई। इनमें जो ह्यूमंस को बेचा जाता था, उन चीज़ों को बंद करवाया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बेसिकली बंद करवाया गया, ठीक है। अब ये आर्टिकल नंबर 23 तो बंद करता है, इन सब बैन लगाता है इन सब चीज़ों पे, बट आर्टिकल नंबर 23 ये भी कहता है कि अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इसके लिए कोई मतलब सीरियस सज़ा मिलेगी, लेकिन सज़ा नहीं बताता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस चीज़ के लिए पार्लियामेंट पे छोड़ दिया है, और पार्लियामेंट इस चीज़ से रिलेटेड एक एक्ट भी लेके आया था, जिससे इमोरल एक्ट था, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर आई थिंक इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट था जो पार्लियामेंट लेके आया था। उसके तहत क्या था ना, पनिशमेंट दी जाती थी लोगों को जो इस काम में पाए जाते हैं, इस काम को करते हुए। तो अगर आप देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है, चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी हैं, और जो चीज़ नहीं कर रखी है एक्सप्लेन, उसको फ्यूचर में पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 23 था। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, फैक्ट्रीज वगैरह। मतलब कि आप ना 14 साल से कम उम्र के बच्चे को ना किसी भी फैक्ट्री या किसी भी हजार्डस वर्क में, माइन या किसी भी खतरनाक चीज़ों में, मतलब किसी भी तरीके के काम में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट ये आर्टिकल जो है ना, ये किसी भी हार्मलेस वर्क इन्वायरमेंट में बच्चों को काम करने से मना नहीं करता है। जैसे कि जो आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स या मूवीज़ में भी तो बच्चे काम करते हैं, तो एक तरीके से वो भी तो अंडर एज है, बट स्टिल वो लोग काम कर रहे हैं। तो वो लोग इसलिए काम कर पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर काम करने की पाबंदी नहीं है, वो कोई किसी तरीके का कोई रिस्की काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वो लोग उस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए उस तरीके के काम पर पाबंदी नहीं है। पाबंदी है किसी मतलब माइंस में या किसी भी तरीके का लेबरिंग का किसी तरीके का काम करवाया जा रहा है,
तो उस काम को करने से मना करवाया गया है, बच्चों से वो काम आप नहीं करा सकते 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है। लेकिन देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है 14 ईयर्स से कम वालों को, ठीक है। बट पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आया था, चाइल्ड लेबर एक्ट, जिसमें क्या था वो एज 14 से हटाकर 18 है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा 14 है। बट पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आया, ये चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, जिसके तहत जो आप चाइल्ड लेबर है वो 18 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों को काम आप नहीं करा सकते हो। चाइल्ड लेबर 18 ईयर्स से कम वाले बच्चों को आप लोग चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो ये जो था ये पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग है, पार्लियामेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग 18 साल एज है, अदरवाइज ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 14 ईयर्स मेंशन है, ठीक है। साथ ही अब बात करते हैं ये जो है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक जिस चीज़ से डील करता है। अब इस चीज़ को पढ़ने से पहले ना देखो कुछ बेसिक चीज़ें जो हम लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कि हम सबके पास ये अधिकार है कि हम जैसा चाहें भगवान के साथ वैसा रिश्ता रख सकते हैं, जिस भगवान को चाहें, जिस रिलीजन को हम चाहें, हम अपने मन से फॉलो कर सकते हैं। आफ्टर यू क्रॉस 18 ना, आपने चाहो तो अपना रिलीजन बदल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तब आपको कोई भी उस चीज़ के लिए रोकेगा नहीं, ठीक है। बट जब तक आप 18 ईयर्स के अंडर हो ना, एक सपोज करो आप किसी ऐसी फैमिली में पैदा हुए हो और जो कोई और रिलीजन प्रैक्टिस करता है, बट आपको अपना रिलीजन चेंज करना है, तो आफ्टर 18 यू कैन चेंज। उससे पहले नहीं कर सकते आप चेंज, उससे पहले इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 18 ईयर्स से कम वालों को ना माइनर समझा जाता है, ऐसा समझा जाता है कि किसी के बहकावे में वो लोग ईजिली आ जाएंगे, इस वजह से उन लोगों को अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, आप जैसा चाहे भगवान से वैसा रिश्ता रख सकते हो। साथ ही आप लोगों को अपने धर्म से रिलेटेड चीज़ें भी बता सकते हो, आप मंदिर जा सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, जो मस्जिद जा सकते हो, जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो, चर्च जा सकते हो। ये आपके ऊपर, आपकी कंप्लीटली आपकी चॉइस है, कोई भी आपको किसी भी धर्म को फॉलो कराने के लिए ना फोर्स नहीं कर सकता है। तो ये कहाँ मेंशन है, ये हमारे आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक इसी चीज़ से डील करते हैं। तो 25 आर्टिकल क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोरोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि मेरा जिस मर्जी भगवान को मानने का मन करेगा मैं उनको मानूंगी, मेरा जो रिलीजन फॉलो करने का मन करेगा मैं वो रिलीजन फॉलो करूंगी। इसके भी जो है ना 4 कंपोनेंट्स हैं। एक है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ये जो यहाँ पे है क्या कहते फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। इसका मतलब ये है कि आप भगवान के साथ जिस प्रकार का चाहे उस प्रकार का रिश्ता आप रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास प्रोफेशन, यानी कि राइट टू प्रोफेस। इसका मतलब ये है कि धर्म से रिलेटेड आपके जो भी स्पिरिचुअल राइट्स हैं, जो भी स्पिरिचुअल बातें हैं, कुछ भी हैं, आप उनको दूसरों को बता सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, आप मतलब अपने मन में वो चीज़ें आप मान सकते हो। उसके बाद है राइट टू प्रैक्टिस, आप तरीके से चाहें उस तरीके से अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। राइट टू प्रोपोगेट, राइट टू प्रोपोगेट का मतलब ये होता है कि आप लोगों को ना अपने धर्म के बारे में इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो, प्रचार भी कर सकते हो, तो वो चीज़ें भी हमें ये अलाउ करते हैं। आप आर्टिकल नंबर 26 देखते हैं, जो कि कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप रिलीजियस ग्रुप के पास ना कौन कौन से ऐसे अधिकार होते हैं। एक होता है ना, सेम रिलीजन के लोगों ने कोई रिलीजियस ग्रुप फॉर्म कर लिया तो उनके पास कौन कौन से अधिकार है वो हम देखते हैं। वो अपना इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, साथ ही धर्म के अनुसार खुद के अफेयर्स भी मैनेज कर सकते हैं, साथ ही मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकते हैं। बट वो प्रॉपर्टीज़ एडमिनिस्टर होनी चाहिए, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। ऐसे मतलब बिना लॉ के अकॉर्डिंग आप उन चीज़ों को नहीं चला सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, जो है हमारा आर्टिकल 25 है ना, ये 2 चीज़ें बताता है। और 2 चीज़ें क्या बताता है कि जो सिख होते हैं ना, ओनली सिख कैन कैरी किरपान, जैसे उनके पास जो होता है ना वो चाकू जैसा, वो सिर्फ सिख लोग कैरी कर सकते हैं। और क्या कहते हैं वो कैरी, देखो मैं बताती हूँ एक चीज़, जब बिना लाइसेंस के आप गन नहीं रख सकते, सिमिलरली बिना चाकू या कुछ भी लिए आप ऐसे रोड पे नहीं चल सकते हो, ठीक है। तो ये राइट जो है ना सिर्फ और सिर्फ सिख लोगों को दिया गया है कि वो किरपान वो लोग कैरी कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है इस वजह से उनके रिलीजन में। साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड डिफाइन किया गया है ना हिंदू, ये सिर्फ हिंदुओं को डिफाइन करने के लिए नहीं किया गया, इसमें जैन, बुद्धिस्ट, सिख ये सारे इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 25 में हमारा लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप लोग इसको लक्ष्मीकांत से। हाँ, तो आर्टिकल 26 क्या कह रही थी मैं, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिमिलर रिलीजन जो लोग फॉलो करते हैं, वो जो एक रिलीजियस ग्रुप बनाते हैं वो बना सकते हैं, बट उनके पास भी कुछ कुछ हक होते हैं, जैसे वो अपना खुद का इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, धर्म के जो उनका धर्म कहता है उसके अनुसार वो उस इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं। साथ ही लेकिन वो चला तो सकते हैं बट वो लॉफुली होना चाहिए, ठीक है। साथ ही वो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को भी एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 कंडीशंस दिए हैं इन रिलीजियस डिनोमिनेशन को सेटिस्फाई करना होगा। मतलब अगर इन लोगों ने ये 3 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई नहीं की तो ये लोग नहीं चला सकते अपना इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहला तो ये है, इट शुड बी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स विच दे रिगार्ड एज कंड्यूसिव
टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग। इसका मतलब ऐसे समझ लो कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब सबकी बिलीफ जो है एक ही तरफ जानी चाहिए। दूसरी ये इट शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और मतलब इनका नाम थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। बस ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और अगर ये 3 क्राइटेरिया अगर ये लोग फॉलो करते हैं तो फिर वो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। और सुप्रीम कोर्ट ने रामकृष्ण मिशन एंड आनंद मार्ग को, ये 2 ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनको रिलीजियस डिनोमिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है, जो कि हिंदू रिलीजन के अंदर आते हैं, ठीक है। और एक औरबिंदो सोसाइटी है, ये एक रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है, ध्यान रखना आप ये चीज़, ये हमारे लक्ष्मीकांत में मेंशन है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है 27। क्या कहते हैं? फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, मतलब कि किसी से भी उसके धर्म के लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा, और स्टेट कोई भी ऐसा टैक्स नहीं हो, मतलब स्टेट जो है ना कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगाएगा जो रिलीजन की प्रमोशन करे। मतलब स्टेट ऐसा नहीं होगा कि आप स्टेट को पैसे देके अपने रिलीजन का प्रमोशन कराओ, ये काम नहीं हो सकता। साथ ही स्टेट इक्वली सारे धर्मों को ट्रीट करेगा, दैट्स इट, इतना ही इसका मतलब है। इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 28। क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि अब ये जो आर्टिकल है ना हमारा आर्टिकल नंबर 28, देखो इसको समझने से पहले इसके 4 पॉइंट्स हैं, वो आप ध्यान रखना। नंबर 1, इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन जो कम्प्लीटली स्टेट उसको फंड करता है, ठीक है, उस इंस्टीट्यूशन को आप लोग किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का इंस्टीट्यूशन मान ही नहीं सकते हो, पहली चीज़। लेकिन अगर वहाँ पर बुक्स में कोई किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को लेकर कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो वो इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं, आप पढ़ा सकते हो, कुछ भी पढ़ा सकते हो बुक्स में। लेकिन अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कम्प्लीटली स्टेट फंड से चल रहा है, तो कंप्लीटली स्टेट फंड से चल रहा है, तो वो जो इंस्टीट्यूशन है ना किसी स्पेसिफिक रिलीजन से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अब कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि बनाया ही इसीलिए गया है किसी एक रिलीजियस कोई एक, मतलब एक ऐसा मान लो कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि एक कम्प्लीटली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो बनाया ही इसी पर्पज़ से गया था, ठीक है। तब अगर उस इंस्टीट्यूशन को स्टेट या फिर कोई फंड कर रहा है ना तो वो अलाउड है, ठीक है। बट अगर वो नहीं बनाया गया इस पर्पज़ से और कम्प्लीटली स्टेट उसको फंड कर रहा है तो वो किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन का नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है स्टेट फंड से चलने वाला कोई भी इंस्टीट्यूशन, अगर वहाँ की कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा रही है तो वो कंसेंट के बिना नहीं दिया जा सकता। यानी कि स्टेट के फंड से जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चल रहा है ना, वो वहाँ पे कुछ भी रूल या लॉ लाने से पहले उसको स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। साथ ही इंस्टीट्यूशन एड बाय स्टेट, मतलब थोड़ा सा पैसा दे सकती है स्टेट उसको उस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली स्टेट उसको ट्रस्ट करेगी, ठीक है। ट्रस्ट करेगी इन द सेंस मतलब कम्प्लीटली स्टेट उसको नहीं पूरा फंड करेगी, बस ये मतलब था इसका। अब चलते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल नंबर 29 से लेके आर्टिकल नंबर 30। ये 2 आर्टिकल्स हैं, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करते हैं, जिसमें आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहीं भी रहता हो इंडिया में, उसको अपने कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ऑल को कंजर्व करने का पूरा अधिकार है, प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है। अच्छा, यहाँ लिखा माइनॉरिटीज़ हुआ है, बट मज़े की बात ये कि ये सबके लिए एप्लीकेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद कहा है कि भले यहाँ पे लिखा माइनॉरिटीज़ हुआ है बट ये हुआ मतलब है सबके लिए एप्लीकेबल, ठीक है। साथ ही यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट फंडेड या गवर्नमेंट स्कूल जो है तो वहाँ भी किसी को उसके लैंग्वेज या उसके कलर, उसके कास्ट, इन सब के बेसिस पे ना एडमिशन देने से नहीं रोका जाएगा। कहाँ पे? जो स्कूल स्टेट फंडेड है, गवर्नमेंट स्कूल आप एक तरीके से मान लो, तो उन स्कूल्स में ना किसी भी के भी साथ इस चीज़ को लेके भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उसके बाद ये था हमारा आर्टिकल नंबर 29, तो ये हो गया आर्टिकल 20। अब आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि माइनॉरिटीज़ अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। अब ये था हमारा आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का मतलब माइनॉरिटीज़ ही हैं, बट यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का मतलब माइनॉरिटीज़ नहीं है, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का मतलब है सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 32 की तरफ। आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है? राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये तो हमने अभी तक पढ़ लिया फंडामेंटल राइट्स हमारे जितने भी थे, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स के बाद क्या है कि अब क्या हुआ कि किसी ने अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स छीने हैं ना, मैं कोर्ट जाऊंगी ना, तो कोर्ट क्या करेगा? कुछ रिट्स इशू करेगा। रिट्स का मतलब क्या है? एक तरीके से अभी के लिए आप समझ लो कोर्ट जो है ना ऑर्डर इशू करेगा। वो उन ऑर्डर्स को हम लोग अभी पढ़ेंगे ध्यान से कि कौन से फंडामेंटल राइट को छीनने पर कौन सा ऑर्डर यानी कि कौन सा रिट जो है वो कोर्ट इशू करता है, ठीक है।
अब इसको करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो कि सिर्फ सिटीजन्स को मिले हुए हैं, फॉरेनर्स को नहीं मिले हुए हैं। आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30 ये हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिले हुए हैं। आपका काम ये है कमेंट में ना ज़रा मुझे एक एक लाइन में बता देना कि ये आर्टिकल किन चीज़ों से डील करते हैं, तो मैं समझ जाऊँगी आपने पिछली वीडियो देखी है, ठीक है। और इन केस नहीं देखी तो पहले वही वीडियो देखना, अदरवाइज ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स जो अवेलेबल है बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स एक्सेप्ट एनिमी एलियंस, यानी कि ये फंडामेंटल राइट्स एनिमी एलियंस को नहीं मिले। अब एनिमी एलियंस किनको कहते हैं, हम कमेंट में बताना मुझे कि एनिमी एलियंस हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। एक ये एनिमी एलियंस और ये वाले आर्टिकल्स मुझे एक्सप्लेन करना कमेंट्स में, ठीक है। अब ये किस किस को मिले हुए हैं, आर्टिकल 14, 20, 21, 21A। अच्छा, जहाँ भी आप ये देखो A या 21B या कुछ भी ऐसा अलग से जो ये अल्फ़ाबेट लगा होगा ना, आप समझ जाना ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं लिखा हुआ था, इसको हमने अमेंडमेंट से ऐड किया है, समझ में आया। यानी कि ये जो है ना आर्टिकल नंबर 21A जो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन था हमारा, वो एक अमेंडमेंट से ऐड हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो ये सारे किन किन को अवेलेबल है, दोनों को अवेलेबल है, चाहे वो सिटीजन्स हो चाहे फॉरेनर्स हो, बट एनिमी एलियंस को ये अवेलेबल नहीं है। अब ज़रा रिट्स देखते हैं। रिट्स पढ़ने से पहले थोड़ा एक चीज़ समझो। रिट्स मैंने क्या बताया, रिट्स एक तरीके से ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों इशू करता है रिट, इन केस कब, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीना जाता है। और फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी रिट्स इशू होते हैं, तो वो क्या है देखो मैं बताती हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के अंडर क्या इशू करता है, रिट्स इशू करता है। तो रिट्स हैं क्या, अब ये शब्द देखो, हेबिस कॉर्पस, मैंडेमिस, प्रोहिबिशन, सेट्यूरारी एंड को वारंटो। इसको एक साथ लिख दे क्या, सेट्यूरारी को, एक सेकेंड, हाँ आ गया, ठीक है, नहीं आया, हाँ अब आ गया। तो ये जो है क्या क्या, हेबिस कॉर्पस, अरे इधर आओ, बस ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, हेबिस कॉर्पस, मैंडेमिस, प्रोहिबिशन, सेट्यूरारी एंड को वारंटो। ये अब रिट्स को हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, इनके नाम से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन रिट्स को हमने कहाँ से लिया है, इंग्लिश लॉ से लिया है, जहाँ पे इनको प्रीरोगेटिव रिट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑल्सो ये पार्लियामेंट, हाँ अब इन दोनों के अलावा पार्लियामेंट भी अंडर आर्टिकल 32 कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा भी पार्लियामेंट किसी अदर कोर्ट को बोल सकती है इन रिट्स को इशू करने के लिए, ठीक है। साथ ही एक चीज़ याद रखना, जो रिट ज्यूरिडिक्शन है ना सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का काफ़ी ज़्यादा अलग अलग है और दोनों का स्कोप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, तो इसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में करें या फिर इसको, नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं रिट्स करा दूं और PYQs करा दूं, क्योंकि इसमें रिट्स बचा हुआ है और एक और टॉपिक बचा हुआ है छोटा सा, आर्म्ड फोर्सेस करके हैं, तो क्या करें, इनको नेक्स्ट वीडियो में करें। नेक्स्ट वीडियो करते हैं रिट्स वाला पक्का, फिर उसके नेक्स्ट मैं देखूंगी कितना लेंदी हो जाएगा रिट्स वाला, उसके बाद मैं फिर PYQ और क्वेश्चन जो है साथ ही अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो ये चैप्टर आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में रिट्स वाला चैप्टर जो है, रिट्स वाला टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।